कैसे हैं दोस्तों। 1863 में क्या हुआ कि 35 साला रशियन नॉवलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय जिंदगी से मायूस हो गया। उसे अपना आप, ये कायनात, जिंदगी, खुदा की ज़रूरत, इंसानियत वगैरह सब कुछ बेमानी लगने लगा, जिसे इंग्लिश में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या उर्दू में होने का दुख कहते हैं। टॉल्स्टॉय इसी भंवर में जा फंसा। वो अपने बिखरे ख्यालात को संवारने के लिए, गौर व फिक्र के लिए शहर से हटकर साइबेरिया की तरफ अपने आबाई इलाके यस्नाया पोलियाना चला गया। यही वो 1828 में पैदा हुआ था, तो ये जगह उसके दिलो दिमाग को बहुत ताजगी दिया करती थी। टॉल्स्टॉय यस्नाया पोलियाना में 3 माह ही रहा, लेकिन नेचर के बहुत करीब रहा। जहाँ वो किसानों के साथ खेतों में सुबह सवेरे काम भी करता था, इंतहाई गरीब लोगों के दरमियान सफ़र करता था, पढ़ता था और जहन में उठने वाले सवालों पर मुसलसल गौर करता रहता था। मौसम सरमा की, विंटर की बहुत शिद्दत से पहले नवंबर में किसी वक्त वो मॉस्को वापस आया तो एक बदला हुआ नॉवलिस्ट था। उसने ताकत के खेल पर, सियासत पर, पेचीदा खेल पर एक मुख्तसर सा नॉवल लिखना शुरू किया, प्लॉट बनाया और लिखने लग गया। लेकिन क्या हुआ कि कहानी फैलते फैलते इतनी फैली कि टॉल्स्टॉय 5 साल तक उसे लिखता ही रहा। 1200 सफ़ात, 1200 पेजेस और 1000 के करीब किरदारों को लिखने के बाद जब ये किताब मुकम्मल हुई तो ये एक शाहकार नॉवल था। इसमें मोहब्बत और दुश्मनी की आग थी, इंतकाम था, जानी दुश्मनियाँ थीं। कभी दुश्मनों में मोहब्बत हो जाती, कभी मोहब्बत करने वाले बेवफाई करने लगते, कभी इसमें शहनशाहों का जलाल दिखाई देता तो कभी किंग ऑफ द किंग्स बच्चों की तरह रोने लगते। इंसान कितना आज़ाद है, कितना कुदरत और हालात का पाबंद है, फ्री मैसन्स क्या है, खुदा क्या है, इंसान का मकसद क्या है, मोहब्बत और नफ़रत क्या है, मतलब क्या नहीं था इस नॉवल में। टॉल्स्टॉय अपने किरदारों को बनाते हुए इतनी गहराई तक गया था कि अब इस नॉवल को रियलिस्टिक फिक्शन का शाहकार माना जाता है। यानी ऐसा फिक्शन जिसमें सब कुछ आपको रियल लगता है, हकीकी लगता है। कोई नहीं कह सकता कि सब किरदार और इनका बैकग्राउंड एक फर्जी है, उसमें काफ़ी तब्दील किया गया है, रियलिटी नहीं है, ये फिक्शन है, ऐसा नहीं लगता इसको पढ़ते हुए। तो क्यूरियस फेलोज टॉल्स्टॉय ने अपने नॉवल वॉर एंड पीस में फ्रांस और रूस के दरमियान जंगों की बैकग्राउंड में 2 ख़ानदानों की कहानी सुनाई है। कहानी के 4 मरकज़ी किरदार हैं। एक प्रिंस आंद्रे, उसका दोस्त काउंट पेरे, एक लड़की नताशा रोस्टोव, उसका भाई निकोलाई रोस्टोव। ये चारों किरदार इंतहाई दौलतमंद ख़ानदानों से हैं, फैमिलीज से हैं। इनके रूसी शहनशाह ज़ार रूस अलेक्जेंडर I के दरबार से भी गहरे ताल्लुकात हैं। नताशा और निकोलाई रोस्टोव फैमिली के बच्चे हैं। इनके वालिद काउंट एंड्रियोच रोस्टोव एक जागीरदार हैं। ये फैमिली मॉस्को में रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गरीब हो रही है क्योंकि काउंट एंड्रियोच बहुत फजूल खर्च है। वो अपने ख़ानदान की नाक ऊंची रखने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है। उसे जुए का भी शौक़ है और अक्सर हारने की वजह से नुकसान उठाता है। इसके मुलाजमीन भी धोखेबाज हो चुके हैं और इसका माल हड़प करते रहते हैं। अपनी फजूल खर्चियों की वजह से इसकी ज़्यादातर ज़मीनें या तो फ़रोख्त हो चुकी हैं या फिर साहूकारों के पास गिरवी रखी हुई हैं। यानी रोस्टोव ने बड़ी मुश्किल से अपनी नवाबी शान व शौकत की एक ज़ाहरी टीप टाप बरकरार रखी हुई है, लेकिन कारोबार ज़िंदगी और उसकी इनकम आने का सिलसिला पहले की तरह नहीं रहा। दूसरा किरदार प्रिंस आंद्रे, एक साबिक फ़ौजी प्रिंस निकोलाई का बेटा है। निकोलाई मॉस्को के जुनूब में, साउथ में अपनी जागीर में रहता है। इस जागीर को बाल्ड हिल्स का फिक्शनल नाम दिया गया है, यानी गंजी पहाड़ी। प्रिंस आंद्रे की एक बहन मारिया भी है। इसकी एक बीवी, प्रिंस की एक बीवी लिजी है, जो बीमार रहती है और एक दिन बेटे को जन्म देते हुए मर जाती है। ताहम इसका नौमौलूद बेटा, इसका उसी वक्त पैदा हुआ बेटा महफूज रहता है और आंद्रे की गैर शादीशुदा बहन मारिया इसकी देखभाल करती है। मारिया एक ऐसा किरदार है इस कहानी का जो बहुत मजहबी है, रिलीजियस है। इसके अलावा वो सोशल बिल्कुल भी नहीं है, सो इसकी शादी भी नहीं हो पा रही। प्रिंस आंद्रे का वालिद भी एक सख्त गिर और रवायती जागीरदार है जो इंसानी जज्बात की ज़्यादा परवाह नहीं करता। इसी वजह से अपने बेटे प्रिंस आंद्रे से भी उसके ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहते। नॉवल का चौथा अहम किरदार काउंट पेरे बेलाकोफ है। था तो उसका वालिद भी एक जागीरदार, लेकिन पेरे एक अफेयर के नतीजे में पैदा हुआ था, इसलिए उसे माशरे में नाजायज़ बच्चा, इलेजिटिमेट चाइल्ड समझा जाता है। मगर होता यह है कि उसका वालिद मौत के वक्त सारी जायदाद पेरे के नाम लिखवा कर उसे अपना कानूनी बेटा तस्लीम कर लेता है। यूं नाजायज़ पेरे बेलाकोफ काउंट पेरे कहलाने लगता है। काउंट पेरे सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, जो कि मॉस्को से पहले 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में रूस का कैपिटल था, दारुल हुकूमत था। वहाँ मॉस्को में भी इसका चक्कर लगता रहता है, वहाँ से आता जाता रहता है।
फिर प्रिंस आंद्रे और रोस्टोव फैमिली दोनों को वो जानता भी है, खास तौर पर प्रिंस आंद्रे का तो वो गहरा दोस्त है। अब साथियों, जिन दिनों की ये कहानी है तब रूस और फ्रांस के दरमियान जंग का माहौल बन रहा था। आप जानते हैं कि फ्रांस में 1789 में इनकलाब आया था, मशहूर ज़माना इनकलाब। ये कहानी हम आपको देखो सुनो जानो की इस डॉक्यूमेंट्री में तफसील से दिखा भी चुके हैं। फिर 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस की हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, ये भी आप जानते हैं, जिसके बाद से फ्रांस की यूरोप की बादशाहतों से, वहाँ की एम्पायर्स से, वहाँ के मोनार्क फैमिलीज से एक जंग छिड़ गई थी। क्योंकि यूरोप के ताकतवर बादशाह फ्रांसीसी इनकलाब में जब फ्रांस का बादशाह लुईस 13 कत्ल हुआ, तब से वो फ्रांस के इनकलाबियों के दुश्मन हो गए थे। वो इनकलाबी फ्रांस को अपनी बादशाहतों के लिए भी खतरा समझने लगे थे। इन बादशाहतों में ऑस्ट्रिया, जो कि उस वक्त होली रोमन एम्पायर भी कहलाता था, वो एक था, दूसरा बरतानिया था और तीसरा रूस था। ये तीनों यूरोपीय ताकतें खास तौर पर फ्रांसीसी इनकलाब की दुश्मन थीं और फ्रांसीसी इनकलाब इनका दुश्मन था। इस जंगी माहौल की एक पहली झलक वॉर एंड पीस इस नॉवल के बिल्कुल शुरू में ही हमें नजर आ जाती है। वो इस तरह के रूसी मलका मारिया की एक करीबी खतून एना पावलोवना एक अहम दरबारी शख्सियत प्रिंस वेस्ले से बात कर रही है। इस गुफ्तगू में एना कहती है कि अब जिनेवा और लोका यानी इटली की दो रियासतें नेपोलियन फैमिली बोनापार्ट्स की जगीरें बन चुकी हैं। मुझे यकीन है कि बोनापार्ट एक दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है, यानी मसीहत के खिलाफ है। अब इसका सीधा मतलब एना कहती है कि ये है कि दज्जाल से बाकियों की जंग होगी, दिस मीन्स वॉर। सो अगर अब तुमने भी बोनापार्ट को कहीं डिफेंड किया तो मैं तुम्हें भी अपना वफादार गुलाम नहीं समझूंगी। यहाँ दोस्तों, कहानी में समझने की बात यह है कि एक रूसी खातून नेपोलियन को एंटी क्राइस्ट क्यों कह रही थी। इसकी वजह यह थी कि फ्रांस में इनकलाबियों ने मज़हब को, यानी यूरोप में मज़हब का मतलब ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी को रियासत के फैसलों से अलग कर दिया था। वो समझते थे कि मसीहत मज़हब असल में बादशाह के हाथ में एक हथियार है जिससे वो अवाम को कंट्रोल करता है। इसलिए फ्रांस अब सेकुलर हो गया था, ईसाइयत को उसने स्टेट से निकाल दिया था। तो इसी माहौल में रूस के अंदर ये समझा जा रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि इनकलाब के बाद के हालात में हुक्मरान और बादशाह बना था, वो एंटी क्राइस्ट हो गया है, ईसाइयत ही के खिलाफ हो गया है। रूस में बाकी मसीही भी यही समझते थे कि अब क्रिश्चियनिटी को अगर बचाना है तो फ्रांस से जंग करना होगी। यानी रशियंस अपने और फ्रांस के दरमियान जंग को मजहबी लड़ाई के तौर पर देखते थे। एना ये भी कहती है कि हमारा इत्तेहादी ऑस्ट्रिया फ्रांस से जंग नहीं चाहता, वो हमसे धोखा कर रहा है, इसीलिए तन्हा रूस को ही यूरोप की हिफाजत करना होगी, यानी फ्रांस से बचाना होगा। वो अपने शहनशाह की, ज़ारे रूस की तारीफ़ें करती है कि हमारे शहनशाह अलेक्जेंडर वन को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी का सबसे ज़्यादा एहसास है। उन्हें दुनिया का मुकद्दस तरीन काम अब तन्हा करना है। वो इस इनकलाब फ्रांस के अजदहे का सर कुचल देंगे और खुदा इस मुकद्दस मिशन में ज़ारे रूस को अकेला नहीं छोड़ेगा। शहनशाह के मुकाबले में एना नेपोलियन को कातिल और विलन समझती है। उसका ख्याल है कि यूरोप की दूसरी बड़ी ताकत इंग्लैंड भी अपनी कमर्शियल नेचर की वजह से रूसी शहनशाह की अजमत को नहीं समझ पा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रही, यानी इंग्लैंड को समझ ही नहीं आ रही कि ज़ारे रूस जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि वो तो खालिस्तन इंसानियत के लिए, ईसाइयत को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। साथियों, ये नावल के बहुत शुरू की गुफ्तगू है जो इस कहानी की टून सेट कर देती है कि कहानी किस तरफ जा रही है। यानी रशियन एलीट क्लास की नज़र में नेपोलियन बोनापार्ट एक विलन है। इसकी बढ़ती ताकत से उनके ख्याल में मसीहत को खतरा है और मज़हब को डिफेंड करने की मुकद्दस जिम्मेदारी रूसी शहनशाह के सर पर आन पड़ी है। क्योंकि यूरोप की दूसरी ताकतें यानी ऑस्ट्रिया और बरतानिया अपने मुफादात की वजह से नेपोलियन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही, ये वो समझते हैं। रूस में फ्रांस के खिलाफ नफरत का नतीजा ये निकलता है कि शहनशाह अलेक्जेंडर वन, फ्रेंच शहनशाह, नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ाई के लिए ऑस्ट्रियन एम्पायर के इलाके में जा निकलता है। ये साल है 1805, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रिया पर हमला कर रहा है। अलेक्जेंडर वन बज़ाहिर ऑस्ट्रियन शहनशाह फ्रांसिस वन की मदद करने, लेकिन असल में नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के खात्मे के लिए वहाँ मौजूद है। रूसी फौज का मोराल बहुत बुलंद है और उन्हें लगता है कि वो फ्रांसीसियों को बहुत आसानी से चुटकी बजाते में हरा देंगे। इस मुहिम में प्रिंस आंद्रे और निकोलाई रोस्टोव यानी नताशा का भाई दोनों जूनियर फौजी ऑफिसर्स की हैसियत से शामिल हैं। साथियों, टॉल्स्टॉय ने इस नॉवल में बहुत तफसील से हर लड़ाई का नक्शा खींचा है। फ्रांसीसी, रूसी और ऑस्ट्रेलियन फौजें किन किन जगहों पर तैनात थीं, कौन सी फौजी पोजीशंस क्यों अहम थीं और कैसे इन पोजीशंस पर कंट्रोल के लिए छोटी बड़ी झड़पें हो रही थीं। वॉर एंड पीस का साथियों बड़ा हिस्सा ऐसी तफसीलात से भरा पड़ा है तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान की है।
तो खैर, नॉवल की इस पहली लड़ाई का क्लाइमैक्स 2 दिसंबर 1805 के रोज ऑस्ट्रेलिट्स के मैदान जंग में होता है। ऑस्ट्रियन और रशियन फोर्सेस की फ्रेंच मिलिट्री से एक खौफनाक लड़ाई होती है। नेपोलियन बोनापार्ट धुंध का फायदा उठाकर दोनों फोर्सेस पर, दोनों दुश्मनों पर ऐसी जगहों से हमले करता है जहां से वो तवक्को नहीं कर रहे होते, सरप्राइज अटैक होते हैं। इसके हमलों से घबराकर रूसी फौज के कदम उखड़ जाते हैं। जनरल कोटोजोव के भी चेहरे पर जख्म आता है। रशियन जनरल के फौजी उसके भागने लगते हैं। प्रिंस आंद्रे जनरल कोटोजोव के साथ होता है। वो जनरल कोटोजोव को चेहरे से रुमाल के जरिए खून साफ करते हुए देखता है और पास आकर पूछता है, जख्म गहरा तो नहीं? जनरल कोटोजोव भागते हुए रशियन फौजियों की तरफ इशारा करते हुए जवाब देता है, जख्म यहाँ नहीं, वहाँ है, उन्हें रोको। प्रिंस आंद्रे गिरा हुआ रूसी परचम उठाता है और पुकार पुकार कर रशियन फौजियों से कहता है, वापस पलटो, दुश्मन की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर वो इसी झंडे को ऊंचा लहराते हुए खुद भी दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ता है। बहुत से फौजी जो भाग रहे थे, रूसी फौजी, उठा हुआ रूसी परचम देखकर पलट आते हैं और सब हुर्रा का नारा लगाते हुए आंद्रे के पीछे पीछे दुश्मन की तरफ दौड़ने लगते हैं, यानी फ्रांसीसी फौज की तरफ। लेकिन इनमें से ज्यादातर रशियन फौजी दुश्मन की फायरिंग से मारे जाते हैं। आखिर में प्रिंस आंद्रे के सर पर भी एक डंडा लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। रूसी फौज को शिकस्त हो जाती है और हजारों रूसी फौजी, जिनमें बहुत से जख्मी हैं, वो पैदल, घोड़ों पर या किसी की मदद से छकड़ों पर जान बचाकर भाग लेते हैं। जब प्रिंस आंद्रे को होश आता है तो वो खुद को मैदान जंग में पड़ा हुआ पाता है। उसी वक्त कहीं शहनशाह नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने फौजियों के साथ वहां आन पहुंचता है। प्रिंस आंद्रे ने नेपोलियन की फतूहात की कहानियां सुन रखी थी, वो नेपोलियन को हीरो भी समझता था, लेकिन उस वक्त नेपोलियन को अपने करीब देखकर उसके दिल में एहतराम के कोई जज्बात पैदा नहीं होते, बल्कि नेपोलियन उसे बुरा लगता है। जबकि फ्रांसीसी शहनशाह नेपोलियन प्रिंस आंद्रे को जिंदा देखकर फौजियों के लिए बनाए गए एक आर्जी फील्ड हॉस्पिटल में उसे भेज देता है, यानी उस पर रहम खाता है। बाद में नेपोलियन फील्ड हॉस्पिटल में जख्मियों का हाल पूछने भी आता है। वो रूसी फौजियों की बहादुरी की तारीफ भी करता है, लेकिन आंद्रे के दिल में इसके बावजूद भी नेपोलियन के लिए कोई एहतराम पैदा नहीं होता, जैसा कि पहले कभी था। नेपोलियन अपने खास डॉक्टर को प्रिंस आंद्रे और दूसरे जख्मियों के, यानी रशियन जख्मियों के इलाज के लिए कहता है। ताहम जो फ्रांसीसी डॉक्टर होता है वो समझता है कि जख्मी प्रिंस आंद्रे ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। इसलिए नेपोलियन की फौज जब मैदान से कूच करती है तो वो आंद्रे और कुछ दूसरे इंतहाई जख्मी रशियन फौजियों को कैदी बनाकर साथ ले जाने के बजाय वहीं मुकामी लोगों के हवाले कर देती है। इस तरह प्रिंस आंद्रे बच जाता है और अपनी इत्तेहादी ऑस्ट्रियन एम्पायर में ही ज़ेरे इलाज रहता है। दोस्तों, प्रिंस के मुकाबले में नॉवल का दूसरा अहम किरदार निकोलाई रोस्टोव इस लड़ाई में बिल्कुल महफूज रहता है। जब रूसी फौज मैदान छोड़कर भाग रही होती है तो वो नहीं भागता। वो रूसी शहनशाह अलेक्जेंडर वन की तलाश में निकलता है ताकि मुश्किल वक्त में अपने हुक्मरान के शहनशाह की मदद कर सके। वो शहनशाह की करिश्माती शख्सियत से बहुत मुतासिर है, इसलिए वो शहनशाह की मदद करना अपना फ़र्ज भी समझता है। तलाश के दौरान वो अलेक्जेंडर वन को ढूंढ निकालता है। वो देखता है कि शहनशाह अपने घोड़े पर सवार फरार होने की कोशिश कर रहा है और साथ में बहुत घबराया हुआ भी है। शहनशाह के सामने एक छोटी सी खाई है जिस पर से वो अपने घोड़े को जंप करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करवा नहीं पा रहा। निकोलाई रोस्टोव उसकी फौरी मदद करना चाहता है, लेकिन शहनशाह को अपने सामने देखकर उस पर घबराहट तारी है। वो आगे नहीं बढ़ पाता और उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है, जैसे कि पता नहीं शहनशाह मुझे देखकर क्या समझे। शहनशाह तो मुझे जानता ही नहीं, कहीं वो मुझे कोई बुरा इंसान ना समझे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? जैसा कि हमारे शायर हफीज़ जलंधरी फरमाते हैं कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो निकोलाई की भी यही कंडीशन थी। वो इसी शशोपंज में होता है कि एक और रूसी फौजी अफसर वहाँ पहुँच जाता है, यानी शहनशाह के पास। वो शहनशाह को खाई अबूर करने में मदद देता है। अलेक्जेंडर वन खाई पार करने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और इतनी बड़ी शिकस्त पर आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है। इस दौरान निकोलाई रोस्टोव देख रहा है कि वही अफसर अब शहनशाह को दिलासे भी दे रहा है। वो ये सब रश्क की निगाहों से देखता है और सोचता है कि काश इस अफसर की जगह वो होता। उसे बहुत पछतावा है कि उसने शहनशाह की मदद करने में देर क्यों की। साथियों, इस नॉवल से हटकर आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिट्स की हकीकी कहानी और इसके नतीजे में हॉली रोमन एम्पायर फिर जो ख़त्म हुई वो कैसे ख़त्म हुई, ये हम आपको देखो सुनो जानो पर नेपोलियन बोनापार्ट की इस बायोग्राफी में तफसील से नक्शों के साथ दिखा चुके हैं। इसका लिंक आई बटन में मौजूद है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नॉवल वॉर एंड पीस में इस जंग के बाद शहनशाह अलेक्जेंडर वन अपनी फौज के साथ रूस चला जाता है।
اس کے بعد اس کی نیپولین سے کوئی فوری جنگ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ سال بعد وہ نیپولین سے ایک پیس ایگریمنٹ، ایک صلح کا معاہدہ بھی کر لیتا ہے۔ نکولائی روستوف فوج سے چھٹی لے کر ماسکو میں اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ پرنس آندرے بھی آسٹریا میں صحت یاب ہونے کے بعد اپنی جاگیر بالڈ ہلز میں لوٹ آتا ہے۔ نکولائی روستوف دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے مالی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے والد سے اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے، ایکسپنسز کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے، مگر اس کا باپ نہیں سنتا۔ اسے لگتا ہے کہ اخراجات کم کرنے سے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، لوگ سوچیں گے ہم تو غریب ہو گئے ہیں، ہم تو نواب رہے ہی نہیں۔ نکولائی کی ماں بھی یہ بات جانتی ہے کہ ان کی دولت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ نکولائی سے کہتی ہے کہ وہ کسی ایسی دولت مند لڑکی سے جلدی شادی کر لے جسے جہیز میں بہت ساری زمینیں اور دولت ملے۔ اس طرح ان کے خاندان کا وقار اور دولت قائم رہے گی۔ لیکن نکولائی اپنی یتیم اور غریب کزن سونیا سے ہی محبت کرتا ہے، جو کہ انہی کے گھر میں تو رہتی ہے۔ سونیا بھی بچپن سے نکولائی کو چاہتی ہے۔ کئی لوگ اسے رشتے بھیجتے رہے ہیں جنہیں وہ ہر بار مسترد کر چکی ہے۔ جو رشتے اس نے ٹھکرائے تھے ان میں ایک شخص سابق روسی فوجی ڈولوخوف بھی ہے۔ وہ سونیا کے انکار کا بدلہ نکولائی سے لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ ڈولوخوف بڑی چالاکی سے نکولائی روستوف کو اپنے ساتھ جوا کھیلنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ شروع میں نکولائی صرف 5 روبلز کا جوا کھیلتا ہے، مگر چلتے چلتے 5 روبلز سے شروع ہونے والی جوے کی گیم آخر کار یوں ختم ہوتی ہے کہ نکولائی 43,000 روبلز ہار چکا تھا۔ اس طرح اس کے خاندان کے مالی حالات مزید بگڑتے ہیں اور ان کی پہلے سے بکھرتی ہوئی جاگیر کو ایک اور دھچکا پہنچتا ہے۔ پھر بھی نکولائی اپنی ماں کی بات نہیں مانتا اور کسی امیر لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ سونیا کو ایک دن شادی کے لیے پرپوز کر دیتا ہے۔ سونیا کو بھلا کیا انکار تھا، وہ تو پہلے سے انتظار میں تھی۔ وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے۔ یہ سب جب نکولائی کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ سونیا سے سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتی بھی ہے اور ایک موقع پر لاچار ہو کر اس کی منت سماجت بھی کرتی ہے کہ تم ہماری فیملی کے راستے سے ہٹ جاؤ اور نکولائی کو کسی امیر لڑکی سے شادی کرنے دو۔ سونیا چونکہ روستوف فیملی کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے، اس لیے نکولائی کی ماں کا مطالبہ اسے ایک عجیب تکلیف دہ کشمکش میں ڈال دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شادی کر کے محبت بچائے یا محبت قربان کر کے احسانات کا بدلہ چکائے۔ وہ فوری کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، سو شادی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اس دوران نکولائی کی بہن نتاشا روستوف باقی فیملی کے ساتھ سینٹ پیٹرز برگ جاتی ہے۔ وہاں ایک ایلیٹ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، امیر لوگوں کی ایک پارٹی ہے جس میں شہنشاہ الیگزینڈر ون بھی شریک ہے۔ یہاں نتاشا، پرنس آندرے اور تیسرا کردار کاؤنٹ پیرے بھی موجود ہے۔ آپ جان چکے ہیں کاؤنٹ پیرے پرنس آندرے کا دوست ہے، وہ نتاشا کی فیملی کو بھی جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پرنس آندرے اپنی بیوی کی موت کے بعد سے تنہا ہے، چنانچہ وہ آندرے اور نتاشا کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آندرے سے کہتا ہے تم نتاشا کے ساتھ رقص کرو۔ دونوں رقص کرنے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو جاننے بھی لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پسند بھی کرنے لگتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ کچھ عرصے بعد پرنس آندرے نتاشا کو شادی کی آفر کرتا ہے۔ وہ مان جاتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آندرے کا والد پرنس نکولائی نتاشا کی فیملی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس شادی کے لیے ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ دونوں 1 برس تک انتظار کریں۔ اگر 1 برس بعد بھی نتاشا اس شادی کے لیے تیار ہوئی تو پھر یہ شادی کر دی جائے گی۔ پرنس آندرے اور نتاشا دونوں یہ شرط قبول کر لیتے ہیں اور 1 برس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ نتاشا اور پرنس آندرے کی لو سٹوری کے ساتھ کاؤنٹ پیرے کی زندگی بھی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ ویڈیو کے شروع میں آپ نے پرنس ویسلے کے متعلق جانا تھا جو اینا سے بات چیت کر رہا تھا۔ پرنس ویزلے اور اس کے 2 بچے ہیلن اور پرنس اناتول ناول میں ویلنز ہیں۔ پرنس ویزلے اپنے بچوں کی دولت مند خاندانوں میں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بچوں کی شہرت بہت خراب ہے۔ ان کے متعلق یہ بھی افواہ ہے کہ دونوں بہن بھائی یعنی ہیلن اور پرنس اناتول کے آپسی مراسم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پرنس اناتول اپنی سوشل لائف میں بھی ایک پلے بوائے کی شہرت رکھتا ہے جو محبت کے نام پر لڑکیوں کو دھوکے دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس خاندان کی بھی کاؤنٹ پیرے سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ہیلن آہستہ آہستہ کاؤنٹ پیرے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ پھر پرنس ویسلے بڑی چالاکی سے کاؤنٹ پیرے کو باتوں باتوں میں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ پیرے مان جاتا ہے اور یہ شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد ہیلن کا رویہ پیرے سے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ وہ پیرے کو اپنے نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور محفلوں میں اسے نظر انداز کرتی ہے۔ اسی لیے کاؤنٹ پیرے کے دل میں اس کی محبت تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہو جاتی ہے کہ ہیلن کے ڈولوخوف سے خفیہ تعلقات ہیں۔ یہ وہی ڈولوخوف ہے ساتھیوں جس نے نکولائی روستوف کو جوے میں ہرایا تھا۔
तो खैर हेलन किसी भी खुफिया ताल्लुक से डोलोखोफ से इनकार करती है, लेकिन डोलोखोफ बहाने बहाने से पैरे का मजाक उड़ाता है, इस तरह के जैसे ये जाहिर कर रहा हो कि वाकई उसका हेलन से कोई ताल्लुक है। एक मौके पर जब पैरे, डोलोखोफ और कुछ दूसरे लोग एक महफिल में बैठे होते हैं तो इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। पैरे डोलोखोफ को ड्यूल का चैलेंज दे देता है, यानी दोनों असलहा पकड़कर लड़ेंगे और आखिर में जो जिंदा रहा वो जीत जाएगा। डोलोखोफ को पैरे के चैलेंज से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो ड्यूल का माहिर है। वो एक जालिम आदमी है और उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने में लुत्फ आता है। जबकि पैरे को असलहे के इस्तेमाल का कोई तजुर्बा नहीं होता, वो तो जज्बाती होकर चैलेंज दे बैठता है। दरअसल जब पैरे ये चैलेंज दे रहा होता है तो उसके दिल से अपनी बीवी की बची कुची मोहब्बत भी निकल जाती है। वो समझता है कि अब उन दोनों के रास्ते मुकम्मल अलग हो चुके हैं। अगले दिन पैरे और डोलोखोफ में मुकाबला होता है, ड्यूल होती है। पैरे, जिसने कभी पिस्तौल नहीं चलाया था, वो हिम्मत करके फौरन फायर कर देता है। गोली डोलोखोफ के बाएं हाथ को जख्मी कर जाती है। डोलोखोफ भी फायर करता है, लेकिन उसका निशाना इत्तफाकन चूक जाता है और गोली पैरे को नहीं लगती। यूं पैरे जीत जाता है। तमाम इस ड्यूल के बाद ये राज भी खुलता है कि डोलोखोफ, जो कि बज़ाहिर इंतहाई बुरा इंसान है, वो दरअसल अपनी बूढ़ी माँ और एक माजूर बहन का वाहिद सहारा है। टॉल्स्टॉय इसी तरह कहानी में बार बार मजबूरियों और नफ्सियाती उलझनों में जकड़े लोगों के किरदारों का तारुफ करवाता रहता है और सरप्राइज करता रहता है। तो बहरहाल काउंट पैरे एक जानलेवा ड्यूल खेलने और अपनी बीवी की मुमकिना मुबैना बेवफाई से बहुत सदमे में है, बहुत दुख में है। वो अपनी बीवी से अलग भी रहना शुरू कर देता है। वो हर वक्त बेचैन रहता है और सोचता है कि ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है। उसकी उंगली में एक अंगूठी है जिसमें एक खोपड़ी बनी है। वो बूढ़ा शख्स पैरे को बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम नाखुश रहते हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन पैरे बूढ़े की अंगूठी पर मौजूद खोपड़ी के निशान को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम मैसन हो? बूढ़ा जवाब देता है, हाँ, मैं फ्री मैसन ब्रदरहुड से हूँ और उनके नाम पर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता हूँ। वो पैरे से कहता है कि कोई भी शख्स तन्हा सच्चाई नहीं जान सकता, लेकिन हमारे जद्दे अमजद फोर फादर एडम से लेकर आज तक लाखों इंसानी नस्लों ने एक एक पत्थर जोड़कर जो टेम्पल बनाया है, जो अजीम खुदा के शान शान है, हमें उसकी तरफ चलना चाहिए। कौन पैरे इस बूढ़े को बताता है कि मैं तो खुदा पर यकीन नहीं रखता। वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मैं जानता हूँ तुम खुदा को नहीं मानते, इसीलिए तुम नाखुश हो। हालांकि खुदा तो यहाँ मौजूद है, मुझ में है, मेरे अल्फाज में है, तुम में है, और जो तौहीन आमेज अल्फाज, जो ब्लास्फेमी के अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकले हैं, उनमें भी तो खुदा मौजूद था। तो बूढ़ा आदमी दावा करता है कि खुदा मौजूद है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है। तुम तौहीन खुदा करके समझते हो, तुम बड़े अक्लमंद हो, लेकिन असल में तो तुम उस बच्चे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो जो एक ऐसी घड़ी से खेलता है जिसे बड़ी महारत से बनाया गया है। उसे घड़ी का मकसद नहीं मालूम, इसलिए वो उसे बनाने वाले पर यकीन नहीं रखता। तुम उस बच्चे से ज़्यादा बेवकूफ़ हो। बूढ़ा फ्रीमेसन दावा करता है कि आला तरीन अकल की बुनियाद सिर्फ रीज़न पर नहीं हो सकती। रीज़न से साथियों उसकी मुराद थी नेचुरल साइंसेज, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। वो दावा करता है कि आला तरीन अक्ल असल में सिर्फ वो साइंस है जो इस पूरी तख्लीक, इस पूरी क्रिएशन और इसमें इंसान के मुकाम की वजाहत करती है। इस साइंस को जानने के लिए उसके ख्याल में ज़रूरी है कि इंसान खुद को अंदर से साफ पाक करे। जानने से पहले यकीन करना और ख़ुद को कामिल बनाना उसके ख्याल में बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि इस काम के लिए खुदा ने हमारी रूहों के अंदर ज़मीर, कॉन्शियस की रोशनी रख दी है। यूं एक तवील गुफ्तगू के बाद वो बूढ़ा फ्री मैसन आखिर काउंट पैरे को भी फ्री मैसन मेंबरशिप के लिए कायल कर लेता है। जब काउंट पैरे तैयार हो जाता है तो कुछ अरसे बाद मेसन्स उसे एक बड़े मकान में, बड़े से घर में लेकर जाते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक अंधेरे कमरे में दाखिल किया जाता है। उस कमरे के एक कोने में लैंप की रोशनी होती है और लैंप के पास एक बाइबल, एक खोपड़ी और एक हड्डियों से भरा हुआ ताबूत रखा है। कुछ देर बाद कमरे में एक सीनियर मेसन आता है और पैरे से बातचीत करता है। पैरे को मेंबर बनते ही 7 बातों का हलफ देना पड़ता है। पहली बात ये होती है कि वो फ्री मैसन्स की हर बात को राज रखेगा। दूसरा ये कि वो मैसन्स के आला ओहदेदारों का हुक्म मानेगा। तीसरी बात, उनकी अखलाकियात पर अमल करना होगा। चौथी ये कि इंसानियत से मोहब्बत करना है। पांचवी, बहादुरी दिखानी है, बुज़दिली नहीं। छठी ये कि दिल बड़ा रखना है, यानी गरीबों की मदद करनी है। और सातवीं बात ये कि मौत से मोहब्बत करनी है।
इस हल्फ के बाद पेरे फ्री मैसन्स का इब्तदाई मेंबर बन जाता है, इनिशियल मेंबर बन जाता है। इसकी मैसन से मजीद मुलाकातें भी होती हैं जिनमें वो कई दूसरी रस्मों से, रिचुअल से भी गुजरता है। वो मैसन्स के ग्रैंड मास्टर से भी मिलता है। क्यूरियस फेलोज फ्री मैसन्स के मुतालिक बहुत सी सच्ची झूठी बातें आपने सुन रखी होंगी। हम आपको इस खुफिया तंजीम की वो कहानी दिखा चुके हैं जो शायद आपको किसी और डॉक्यूमेंट्री में ना मिले। ये डॉक्यूमेंट्री आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में भी इसका टच लिंक होगा, जरूर देखिएगा। तो कहानी की तरफ वापस आते हैं साथियों। कॉन्ट पेरे फ्री मैसन्स तहरीक का हिस्सा बनकर खुश रहने लगता है और बज़ाहिर उसकी ज़िंदगी को एक मकसद भी मिल जाता है। लेकिन वो अपनी बेरहम बीवी हेलन के पास वापस सेंट पीटर्सबर्ग नहीं जाना चाहता और ज़्यादा वक्त मॉस्को ही में गुजारता है। पीछे हेलन तन्हाई की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन खबर आती है कि उसने खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ हेलन का प्ले बॉय भाई प्रिंस अनातोल प्रिंस आंद्रे की मंगेतर नताशा को मोहब्बत के जाल में फंसा लेता है। आप जान चुके हैं कि नताशा ने प्रिंस आंद्रे के वालिद की शर्त पर 1 साल बाद शादी की कमिटमेंट की थी, वादा किया था। तो 1 बरस पूरा होने में कुछ ही अरसा बाकी था जब नताशा धोखेबाज अनातोल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। अनातोल उसे घर से भगाने की प्लानिंग भी कर लेता है। इस प्लान में लोलोखोव भी उसका साथ देता है। ताम नताशा की कजन सोनिया को इस फरार का इल्म हो जाता है। अब वो कर तो कुछ नहीं पाती, लेकिन परेशान होकर रोने लगती है। इस दौरान रोस्तोव फैमिली की एक करीबी जानने वाली मारिया, जो कि एक बड़ी उम्र की चालाक खातून है, वो सोनिया को रोते देख लेती है। वो उससे सारी बात उगलवा लेती है। इसके बाद वो नताशा के पास जाकर उसे डांट टपट करती है, उसे बुरा भला कहती है और कमरे में बंद कर देती है। यूं नताशा अनातोल के साथ फरार नहीं हो पाती चाहने के बावजूद। फिर कुछ अरसे बाद नताशा रोस्तोव को यह भी मालूम हो जाता है कि अनातोल तो एक धोखेबाज शख्स है। ये मालूम हो जाने के बाद वो बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस करती है और जहर फांक लेती है। ताम थोड़ा सा जहर हलक में उतार कर वो घबरा कर रुक जाती है। मौत के डर से वो सोनिया को जहर खाने के बारे में भी फौरन बता देती है। चुनाचे जल्द ही इलाज शुरू हो जाता है और नताशा रोस्तोव की जान बच जाती है। कॉन्ट पेरे को जब नताशा और अनातोल के अफेयर का इल्म होता है तो वो जाकर अनातोल से झगड़ा करता है। वो अनातोल को मजबूर करता है कि वो मॉस्को छोड़कर चला जाए। अनातोल उसकी बात मानकर सेंट पीटर्सबर्ग चला जाता है। लेकिन इस सारे अफेयर की वजह से नताशा और प्रिंस आंद्रे की मंगनी टूट जाती है। अब साथियों, यहाँ खेल एक नया टर्न लेता है और कॉन्ट पेरे को नताशा रोस्तोव से मोहब्बत हो जाती है, जबकि नताशा का भाई निकोलाई प्रिंस आंद्रे के घर आने जाने लगता है। वो प्रिंस आंद्रे की बहन मारिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उसकी वजह से अपनी कज़न सोनिया से अपनी पुरानी कमिटमेंट तोड़ने पर गौर करने लगता है। नॉवल का ये हिस्सा इंतहाई जज्बाती, रोमांटिक, नफ्सियाती कशमकश का शाहकार है। साथियों, जब ये मामलात चल रहे होते हैं तो इसी दौरान नेपोलियन बोनापार्ट भी 1812 में अपनी फौज के साथ रूस में दाखिल होता है। मुल्क में हलचल मच जाती है, लेकिन रूसी तहिया कर लेते हैं कि वो नेपोलियन को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। हेलन का वालिद प्रिंस वेस्ले नेपोलियन को बाइबल के किरदार जालूत यानी गोलियत से और रूस को डेविड यानी दाऊद से तशबीह देता है। वो कहता है कि मगरूर जालूत को रूस में आने तो दो, रशियन दाऊद की गुलेल से उसके खून आशाम मगरूर का सर उड़ा देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी फौज के साथ रूसी दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग जाने के बजाय मॉस्को की तरफ बढ़ता है। उसे रोकने की जिम्मेदारी जनरल कोटोजोव की होती है। ये वही जनरल कोटोजोव है जो ऑस्ट्रेलेट्स की लड़ाई में शरीक था और प्रिंस आंद्रे उसका असिस्टेंट था। टॉल्स्टॉय ने जनरल कोटोजोव को इंतहाई माहिर स्ट्रेटजिस्ट दिखाया है। वो फ्रांसीसी फौज की कमजोरियों को और इनकी खूबियों को खूब समझता है। मॉस्को से कुछ फासले पर बोरोडिनो के मुकाम पर जनरल कोटोजोव फ्रांसीसी फौज का मुकाबला करता है। इस लड़ाई में प्रिंस अनातोल और प्रिंस आंद्रे भी शरीक हैं। कॉन्ट पेरे भी जंग से पहले मैदान जंग का दौरा करता है। वो प्रिंस आंद्रे से भी मिलता है, लेकिन न जाने क्यों उसे अपनी ये मुलाकात आखिरी लग रही थी। बैटल ऑफ बोरोडिनो 7 सितंबर 1812 के रोज होती है। इस जंग में फ्रेंच और रूसी दोनों फौजों का इंतहाई भारी जानी नुकसान होता है। लड़ाई में प्रिंस अनातोल मारा जाता है, जबकि प्रिंस आंद्रे शदीद जख्मी हो जाता है। जनरल कोटोजोव इस जंग के बाद अपनी फौज के साथ मैदान जंग से पसपा होकर मॉस्को से भी पीछे हट जाता है। लेकिन उसे यकीन होता है कि मैंने फ्रांसीसी फौज को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। उसकी प्लानिंग ये होती है कि मॉस्को शहर को खाली करके निकल जाया जाए ताकि नेपोलियन के हाथ कुछ ना आए। जब मॉस्को को खाली करने का कहा जा रहा होता है तो नताशा के घर वाले भी सारा सामान चकड़ों पर लाद कर जाने लगते हैं।
لیکن پھر یہ سارا چھکڑوں پر لادا ہوا سامان گھر میں واپس رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ اب چھکڑوں پر زخمی فوجیوں کو لے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب چھکڑوں کا یہ قافلہ چل پڑتا ہے تو راستے میں نتاشا روستوف کاؤنٹ پیرے کو دیکھتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے، مگر کاؤنٹ پیرے ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب ہے کہ وہ ماسکو میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے، ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ سو نتاشا کا قافلہ آگے چل پڑتا ہے۔ نتاشا کا قافلہ ماسکو سے نکل رہا ہوتا ہے تو شدید زخمی پرنس آندرے بھی ایک گاڑی میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے اسی قافلے میں۔ نتاشا کی کزن سونیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قافلے کی ایک گاڑی میں پرنس آندرے بھی ہے۔ وہ نتاشا کی ماں کو بتاتی ہے، لیکن یہ لوگ نتاشا سے اس بات کو چھپاتے ہیں تاکہ اسے صدمہ نہ پہنچے۔ ظاہر ہے پرنس آندرے نتاشا کا منگہتر رہ چکا تھا اور نتاشا کو پچھتاوا تھا کہ اس نے ایک دھوکے باز کے لیے ایک اچھے انسان کا دل توڑا تھا۔ تو خیر قافلہ چلتا رہتا ہے اور ماسکو سے کافی دور جا کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ نتاشا کو یہ راز معلوم ہو جاتا ہے کہ زخمی پرنس آندرے بھی اس قافلے میں موجود ہے۔ وہ اسے تلاش کر کے پہنچتی ہے، اس کی دیکھ بھال شروع کر دیتی ہے۔ نتاشا روستوف گفتگو میں شرمندگی کا اظہار بھی کرتی ہے کہ اس نے دھوکے باز اناتول کے ساتھ بھاگنے کی کوشش میں پرنس آندرے کا دل توڑا تھا۔ آندرے اسے بتاتا ہے کہ معافی کی ضرورت نہیں، میں تو اب تمہیں پہلے سے زیادہ اپنے قریب پاتا ہوں۔ پرنس آندرے کی بہن ماریا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ نتاشا اور ماریا مل کر پرنس آندرے کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تاہم وہ صحت یاب نہیں ہو پاتا۔ ایک دن اس کے گہرے زخم اس کی زندگی لے کر چھوڑتے ہیں۔ جس وقت یہ قافلہ ماسکو سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہوتا ہے تو نیپولین کی فرینچ آرمی ماسکو پر قبضہ بھی کر چکی ہوتی ہے۔ کاؤنٹ پیرے جو کہ ماسکو میں ہی موجود تھا وہ فرانسیسیوں کا قیدی بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک فرانسیسی افسر کی جنگ میں جان بچائی تھی اس لیے اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ ناول میں دکھایا گیا ہے کہ نیپولین ماسکو میں بچے کھچے روسی شہریوں پر، رشینز پر رحم کھاتا ہے۔ وہ ماسکو کا انتظام اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں اس کے فوجی اسے ناکام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے سولجرز پر کنٹرول بھی کھو دیتا ہے۔ اس کی ڈسپلنڈ فائٹنگ فورس ایک غیر منظم ہجوم میں بدل جاتی ہے۔ فرینچ فوجی نیپولین کے احکامات کو ہوا میں اڑا کر اپنی من مانیاں کرنے لگتے ہیں۔ وہ شہر میں لوٹ مار کرتے ہیں اور رشینز کے گھروں پر قبضے کر کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وہاں کھانا پکانے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آگ بھی جلاتے ہیں۔ ان کی لاپرواہی سے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگ جاتی ہے، پھر اسے بجھانے کی بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جاتی، جس سے آگ پھیل جاتی ہے۔ شہر کا ایک بڑا حصہ، ماسکو کا ایک اچھا خاصا حصہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے موسم سرما ساتھیوں آگے بڑھتا ہے، فرانسیسیوں کے لیے ماسکو کی سردی ناقابل برداشت ہونے لگتی ہے۔ نیپولین بھی اس مہم سے مایوس ہو چکا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی فوج کی حالت پتلی سے پتلی ہوتی جا رہی ہے اور وہ مزید آگے بھی نہیں بڑھ سکتا اور ٹھہر بھی نہیں سکتا، کیونکہ سردیوں میں ان کے پاس کھانے پینے کا زیادہ سامان بھی نہیں ہے۔ کیونکہ رشین شہری ماسکو سے نکلتے وقت ایک پلاننگ کے تحت، ان کی فوج کی پلاننگ کے تحت سب کچھ ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ نیپولین فرینچ آرمی کے ساتھ خود بھی ماسکو سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ اب وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ طاق میں بیٹھی ہوئی روسی فوج فرانسیسیوں کا تعاقب کرتی ہے، ان کا پیچھا کرتی ہے اور جب تک وہ روس سے نکل نہیں جاتے ان پر پیچھے سے حملے جاری رکھتی ہے۔ اس طرح بہت سے فرانسیسی فوجی قیدی بھی بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر بھوک، پیاس، سردی اور حملوں سے مارے جاتے ہیں۔ نیپولین کے ماسکو چھوڑنے کے بعد روسی شہری جلے ہوئے ماسکو میں واپس آتے ہیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ شہر پہلے کی طرح خوبصورت اور شاندار ہو جاتا ہے۔ نتاشا اور اس کی فیملی بھی ماسکو لوٹ آتے ہیں، لیکن اب تک وہ قرضوں کی وجہ سے اپنی جاگیر کھو چکے ہیں۔ ادھر سونیا بھی آخر کار روستوف خاندان کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے۔ وہ نکولائی کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر لے۔ نکولائی آندرے کی بہن ماریا سے شادی کر لیتا ہے اور جہیز میں اس کی ساری دولت حاصل کر لیتا ہے۔ کاؤنٹ پیرے اور نتاشا بھی دوبارہ محبت کے بندھن میں بندھ کر شادی کر لیتے ہیں۔ آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ پوری فیملی مل جل کر رہ رہی ہے اور اپنی سوشل لائف میں مصروف ہے۔ سونیا ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، لیکن پھر کبھی وہ شادی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتی، وہ کنواری رہتی ہے۔ یعنی قدیم فوک لورز کی طرح، لوک داستانوں کی طرح آخر میں اس کہانی میں بھی سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ دوستو، وار اینڈ پیس ایک بہت ہی طویل کہانی ہے۔ اس میں بہت سے موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ اس میں جنگ کی تباہ کاریوں کو بہت تفصیل سے دکھایا گیا ہے، یعنی ایک اینٹی وار کہانی ہے۔
محاذ پر جانے والے فوجی کیا سوچتے ہیں، کن مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کے کمانڈرز کیسے ان مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، ان پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ ایسے معاملات پر جنگی قیدیوں اور زخمیوں کی تکلیفوں کو بڑی باریکی سے بتایا گیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار پرنس آندرے فوج کا جانی نقصان کم کرنے کے لیے بہت سی ریفارمز کے لیے بھی اس میں بحث کرتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت، نفرت، حسد، انتقام اور معافی کے جذبات کو بھی بڑی مہارت سے ٹالسٹائی نے پیش کیا ہے۔ ناول میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب مشکل حالات کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا پرنس آندرے اور پرنس اناتول جو کہ ایک دوسرے کے رقیب تھے، لیکن بورڈینو کی جنگ میں جب دونوں زخمی ہو کر موت کے قریب ہوتے ہیں تو پرنس آندرے اناتول کے لیے ہمدردی اور محبت محسوس کرتا ہے۔ ناول میں کسانوں کی آزادی کے متعلق بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان دنوں رشین جاگیروں پر کسان غلاموں کی طرح ہی کام کرتے تھے۔ ٹالسٹائی ساتھیوں اس کتاب میں یہ نظریہ بھی پیش کرتا ہے کہ انسان خواہ شہنشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حالات کا قیدی ہوتا ہے۔ اسے بھی بعض اوقات مجبوری میں سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کسی ایک انسان، بادشاہوں کے بادشاہ تک کی مرضی سے نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ بہت سے حالات اور چھوٹے چھوٹے واقعات مل کر ایک بڑے واقعے کو جنم دیتے ہیں۔ جیسا کہ وار اینڈ پیس میں فرانس کے روس پر حملے کو بھی ٹالسٹائی نے اس دور کے حالات کا شاخسانہ، ان سرکمسٹنسز کا ریزلٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ ان خوفناک جنگوں کے لیے صرف نپولین یا زار روس کو ہی ذمہ دار قرار دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مائی کیورس فیلوز، یہ ناول لکھنے کے لیے ٹالسٹائی کی محنت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ وہ اپنی کہانی میں بیان کیے گئے، بتائے گئے ایک ایک پوائنٹ پر، مقام پر میدان جنگ میں خود گیا تھا۔ وہ 2 روز تک بورڈینو کے میدان جنگ میں گھومتا پھرتا رہا اور اس کا مکمل نقشہ اس نے تیار کیا۔ پھر ٹالسٹائی خود بھی روس کی طرف سے چیچنیا میں اور کریمن وار میں حصہ لے چکا تھا، لڑ چکا تھا، سو اسے جنگوں کی ہولناکی کا ذاتی تجربہ، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی تھی۔ پھر نپولین سے روسی جنگوں کے جو کردار یا کچھ آئی وٹنس جو کہ ناول لکھے جانے کے وقت زندہ تھے، ان سے بھی ٹالسٹائی نے جا کر ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ اس نے نپولین کی روس میں پوری فوجی کیمپین کو بھی بہت تفصیل سے پڑھا۔ اس سب کے ساتھ اس نے اپنے انداز میں پھر کہانی کو ایک لازوال شکل دی۔ اس ناول پر ساتھیوں کئی رشین موویز بن چکی ہیں، ایک منی برٹش سیریز بھی ہے، اٹالین اور فرینچ سیریز بھی اس پر بن چکی ہیں۔ اردو میں اسے محترم شاہد حمید صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اگر کبھی وقت ملے تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہم نے تو اپنی سے ایک کوشش کی ہے کہ غیر ضروری تفصیلات میں یا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کو ناول کی اچھی ڈاکومنٹری، ایک اچھی سمری دکھا سکیں، کیونکہ یہ ہمارے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم تاریخ کی بہترین کتابوں کی ڈاکومنٹری سمریز آپ کے سامنے لا رہے ہیں، جو وہ کتابیں جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ سو کتابوں کی اس جاری سیریز کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے نپولین بایوگرافی میں ماسکو پر حملے کی اصل کہانی کیا تھی، اور یہ رہی فری میسنز کی سیکرٹ ہسٹری پر ہماری ڈاکومنٹری۔